पहला टॉपिक में तो हमने पत्र पर चर्चा की। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है आज का वह है मौलिक लेखन। प्रकरण जो हमारा है वह है मौलिक लेखन। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यह मौलिक लेखन होता क्या है या मौलिक लेखन किसे कहते हैं। मौलिक, पहले इसमें से हम समझते हैं कि मौलिक शब्द क्या है। मौलिक, मौलिक का अर्थ होता है मूल रूप से। ठीक, मूल से ही मौलिक बना है। मूल शब्द है, इसमें इक प्रत्यय लगाकर मौलिक बना है। तो मौलिक लेखन का अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर व्यक्तिगत रूप से चिंतन मनन करके अपनी एक सोच बनाता है, तो उसे उस व्यक्ति का मौलिक विचार कहा जाता है। जैसे मान लीजिए वह कोई किसी विषय पर सोचता है जब स्वयं से, तो उससे उसका मौलिक विचार कहा जाता है। या किसी पर वह चिंतन मनन करता है तो उसका मौलिक चिंतन कहते हैं, जो उसका मूल रूप से होता है, जो उसका अपना होता है। और जब वही व्यक्ति अपनी निजी विचारों को शुद्ध सुनिश्चित शब्दावली तथा अपनी शैली में लिखित रूप में प्रकाशित करता है या लिखता है, तो उसे हम मौलिक लेखन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वह स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को लिपिबद्ध कर रहा है, कागज और कलम के द्वारा कुछ लिख रहा है, तो उसे हम मौलिक लेखन कहते हैं। अब यह मौलिक लेखन जो होता है, तो जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं विद्यालयों में पढ़ने जो आते हैं, उनमें हम इस मौलिक लेखन को कैसे विकसित करें या इस मौलिक लेखन के क्या क्या उद्देश्य हैं, आज हम लोग विशेष रूप से इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जब हम स्वयं जानेंगे कि यह मौलिक लेखन क्या होता है, इसको किस तरह से विकसित किया जाता है बच्चों में, तभी हम आगे जाकर प्राथमिक विद्यालय में बच्चों में इस मौलिक लेखन क्षमता को विकसित कर पाएंगे। तो पहले हम यह देखते हैं कि मौलिक लेखन जो हमारा होता है उसका उद्देश्य क्या है। तो मौलिक लेखन के उद्देश्य, पहला उद्देश्य इसका यह है कि विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे अपने विचारों को स्पष्टता पूर्वक क्रमबद्ध रूप से तथा शुद्ध भाषा में लिख सकें। माने पहला ही हमारा उद्देश्य यह है कि हम अपने बच्चों को, जो हमारे बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको इस तरह से तैयार करें कि वो अपने मन के जो विचार हैं, भाव हैं, वह अच्छे से शुद्ध भाषा में लिख सकें। क्योंकि कोई भी बच्चा होगा, उसका अपना कुछ न कुछ विचार या कुछ न कुछ भाव उसके मन में अवश्य उठते हैं। तो उन्हीं विचारों को, उन्हीं भावनाओं को जब वह बच्चा लिखने का प्रयास करता है, तो उसे हमें थोड़ी सी सहायता करनी चाहिए कि किस तरह से बच्चा लिखे। पहला हमारा उद्देश्य यही है। दूसरा है कि छात्रों के शब्द भंडार को बढ़ाना तथा उनका सफलतापूर्वक प्रयोग करना सिखाना। माने जो बच्चे होते हैं, कहा जाता है कि बच्चे कोरे कागज के समान होते हैं। माने वो एकदम प्लेन होते हैं, उसमें पहले से कुछ नहीं होता, बल्कि उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर अपने से डालते हैं। जैसे आज के कंप्यूटर के युग है, उसमें पहले से कोई सॉफ्टवेयर डाला जाता है पहले, फिर वह काम करता है। उसी तरह से हम लोग भी बच्चों को छोटे छोटे शब्द, वाक्य, विभिन्न प्रकार की चीजें उनके दिमाग में धीरे 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 करके भरते हैं या भेजते हैं। तो धीरे जब उनका शब्द भंडार जो होता है धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है, तो उन्हीं शब्द भंडार की सहायता से बच्चे कुछ लिखना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए बच्चों का शब्द भंडार एकदम जीरो है, उसको कोई भी शब्द, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ है 2 महीने का, 3 महीने का, या साल भर 2 साल का कोई बच्चा है, उसको कुछ लिखने को कह दिया जाए तो वह कुछ नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसका अपना कुछ शब्द भंडार नहीं है।
तो आप लोग देखते हैं बच्चे जो होते हैं लगभग 4 या 5 साल के जब हो जाते हैं तभी विद्यालय जाते हैं, तो उससे पहले कुछ शब्दों को घर में ही सीख जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो हम सिखा रहे हैं बच्चे वही सीखेंगे, वह हर जगह से, चाहे वो रास्ते में आ रहे हैं या अपने घर में हैं या और कहीं भी हैं, तो वो कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। उनके दिमाग में कुछ न कुछ नई चीजें हर समय प्रवेश करती रहती हैं, आती रहती हैं। तो बच्चों का जो शब्द भंडार होता है वह धीरे धीरे बढ़ता रहता है। उन्हीं शब्द भंडार की सहायता से बच्चे कुछ लिखने के लिए प्रेरित हों, हमें इस तरह से उनको तैयार करना है। अगला है कि विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार विषयों पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। माने मौलिक लेखन का यह भी उद्देश्य है कि जो बच्चों की रुचि है, जो जिस पर बच्चा कुछ लिखना चाहता है, जिस उसकी इच्छा है लिखने की, उसकी रुचि है, उसी पर हम लिखने को कहें बच्चों को। मान लो उनकी रुचि के विपरीत अगर कोई टॉपिक उनको दे दें, कोई प्रकरण दे दें और कह दें कि आप इस पर लिखो, तो बच्चा उस पर कुछ नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसके विषय में वह कुछ सोचता ही नहीं है, कुछ समझता ही नहीं। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो जिस विषय पर बच्चों की रुचि हो, जिस विषय को बच्चे कुछ जानते हों, उसी पर उनको लिखने के लिए कहा जाए। माने स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए, मौलिक रूप से लिखने के लिए उन्हीं विषयों पर उनको कहा जाए। छात्र विभिन्न प्रकार की शैलियों के विषय में जान सकें तथा अपनी एक स्वतंत्र शैली का निर्माण कर सकें। मौलिक लेखन का जो अगला उद्देश्य है वह यह है कि छात्र जो हमारी विभिन्न प्रकार की शैलियां हैं, भावात्मक शैली, वर्णात्मक शैली, विचारात्मक शैली, ठीक, व्यंग्यात्मक शैली, जो भी विभिन्न प्रकार की शैलियां हैं, पहले तो उन शैलियों के विषय में बच्चों को हम बताएं। फिर उन शैलियों के माध्यम से बच्चा चाहे तो उसी में से कोई शैली का उपयोग करे, या और भी किसी शैली को अगर वह अपनाना चाहता है तो अपना सकता है, या अगर उस में से किसी भी शैली में वह लिखना चाहता है तो उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दें, जो भी उसकी इच्छा होगी वह लिखेगा। अगला इसका उद्देश्य है कि मौलिक लेखन के द्वारा छात्रों को इस योग्य बनाना कि वह बड़ी से बड़ी बातों को संक्षिप्त रूप में लिख सके। कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, उनकी कहानी बहुत लंबी होती है, वो बताते जाते हैं कुछ अगर उनको एक बार बता दिया जाए तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बच्चे स्वयं ही बताते हैं, माने कल्पना के द्वारा उसमें कुछ और जोड़कर वो बड़ा उसका विस्तार कर देते हैं। तो हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे बच्चों को जो विषय उपलब्ध कराया गया है वह उसमें अनावश्यक बातें न लिखें, बल्कि उसका संक्षिप्त रूप लिखें। उसमें जो सारगर्भित शब्द हैं उन्हीं का वो प्रयोग करें। माने ये चीजें हम बच्चों को सिखाएंगे तभी बच्चे लिखेंगे। मान लो कोई एक निबंध हम दे दिए बच्चों को लिखने के लिए, तो वो बच्चे जब लिख के आते हैं तो उनकी भाषा को, उनकी विषय वस्तु को हमें स्वयं देखना चाहिए कि बच्चा क्या लिखा है। फिर उसमें से जो अनावश्यक शब्द हों उनको हटा दें, जो जिससे कि विषय का विस्तार बहुत अधिक हो जाता है। जब अनावश्यक शब्दों को हम हटा देंगे तो जो हमारा विषय होगा अपने आप वो संक्षिप्त हो जाएगा और उसमें जो मूल भाव हैं वो आ जाएंगे। फिर इसी में अगला है कि बच्चे में अस्थाई साहित्य का सृजन करने की क्षमता विकसित करना। इस तरह से जब हम करते हैं, बच्चों को कुछ मौलिक लेखन कराते हैं, तो धीरे धीरे करके उसमें एक साहित्य के प्रति रुचि भी उत्पन्न होती है और वह साहित्य का सृजन करने के लिए भी प्रेरित होता है। आप देखेंगे कुछ बच्चे होते हैं जो छोटी कक्षाओं से ही कुछ लिखना प्रारंभ कर देते हैं, चाहे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध जो भी हो, तो उसमें उस तरह की प्रतिभा होती है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए हम बच्चों को लिखाते हैं तो धीरे धीरे करके उस प्रतिभा का विकास होता है और साहित्य की रचना करने में या साहित्य का सृजन करने के लिए तैयार होते हैं।
छात्रों को सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना और जिसमें भाषा संबंधी प्रतिभा दिखे उसे लेखन के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, सभी बच्चे साहित्यकार नहीं बन सकते, सभी बच्चे वैज्ञानिक नहीं बन सकते, बल्कि कुछ विशेष होते हैं। कोई साहित्यकार बन जाता है, कोई वैज्ञानिक बन जाता है, कोई गणितज्ञ बन जाता है। विभिन्न प्रकार की क्षमताएं बच्चों में अलग अलग होती है, एक ही तरह के बच्चे नहीं होते। तो हमें यह देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए किस बच्चे में साहित्य के प्रति रुचि ज्यादा है, कौन सा बच्चा ऐसा है जिसकी भाषा जो है वह थोड़ी साहित्यिक है। तो ऐसे बच्चों की पहचान करनी चाहिए, उन्हें थोड़ा प्रोत्साहित करना चाहिए लिखने के लिए, तो वो बच्चे आगे चलकर एक अच्छे साहित्यकार बन जाते हैं। तो शुरुआत में ही हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम बच्चों में किस तरह से यह भावना पैदा करें, वह साहित्य के प्रति रुचि, उनमें साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो और वो मौलिक लेखन के लिए प्रोत्साहित हों। अब आगे देखते हैं कि मौलिक लेखन की विधा क्या क्या है, माने किन किन विधाओं में मौलिक लेखन किया जा सकता है। तो पहला है इसमें नाटक या संवाद विधि, संवाद या नाटक विधि। आप लोग ये देखे होंगे कि जब छोटी कक्षाएं जो होती हैं उसमें नाटक का बहुत अहम भूमिका होती है बच्चों के पढ़ने और लिखने में। बच्चे नाटक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि अगर नाटक के द्वारा बच्चों को कुछ पढ़ाया जाता है तो बच्चे उसमें बहुत अच्छी तरह से रुचि लेते हैं। जैसे बच्चों को कह दिया चलो आज हम आप लोगों को एक नाटक खिलाते हैं, तो उसमें से 8-10 बच्चों को आप चुन लो, उनको विभिन्न प्रकार के जो पात्र होते हैं उनको नाम दे दो, आप ये हो, आप ये हो। तो इस तरह से जब बच्चे नाटक करते हैं तो उस नाटक को लिखना चाहते हैं, उनके जो संवाद होते हैं, जो बोले जाते हैं सब, वो लिखना चाहते हैं। तो जो काम बच्चे किए होते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से लिख लेते हैं। इसलिए पहली विधा यह है कि मौलिक लेखन की कि संवाद या नाटक विधि। संवाद या नाटक विधि के द्वारा हम बच्चों का मौलिक लेखन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब हम नाटक खिलाते हैं बच्चों को तो जैसे जैसे खेले होते हैं वैसे ही अपनी कॉपी में बच्चे उसको लिख देते हैं। तो धीरे धीरे करके उनकी कल्पना शक्ति का, उन्हें भावना शक्ति जो होती है, हृदय के जो भाव होते हैं उनका विस्तार होता है और लिखने के लिए वो आगे भी प्रेरित होते हैं। दूसरी विधि हमारी है कहानी लिखना। छोटे छोटे बच्चों को कहानी माध्यम से पढ़ाना सबसे सर्वोत्तम माना गया है। तो जब कहानी विधि से हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको कुछ न कुछ कहानियां सुनाते ही हैं। उन सुनी हुई कहानियों को जब बच्चों को मौलिक लेखन लिखने के लिए कहा जाता है या स्वयं से उस कहानी के विषय में कुछ लिखने को कहा जाता है तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से उस पर अपना विचार व्यक्त करते हैं या लिखते हैं। तो इस विधि के द्वारा भी हम कहानी लेखन के द्वारा भी बच्चों में मौलिक लेखन को विकसित कर सकते हैं। तीसरा हमारा है निबंध लिखना। बच्चों को विभिन्न प्रकार की विधाएं पढ़ाई जाती हैं, चाहे वह काव्य हो, नाटक हो, उपन्यास हो, निबंध हो, कहानी हो। तो इन विधाओं को जब पढ़ाया जाता है तो बच्चे भी उस तरह से लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हम बच्चों को निबंध पढ़ाए, किसी लेखक का निबंध हम उनको पढ़ा दिए, तो बच्चे भी, उनके अंदर भी यह एक भावना पैदा होती है कि हम भी निबंध लिखें, या जिस तरह से वो पढ़ रहे हैं उसी तरह से वो भी निबंध लिखने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो जब बच्चे स्वयं से किसी निबंध पर लिखते हैं तो वह उनका मौलिक लेखन होता है। स्वयं से सोचकर उस विषय में कुछ वो लिखते हैं। अगला है हमारा सूचना या समाचार लिखना, जो कि बहुत ही सरल विधि होती है। बच्चों को कह दिया जाए कि आप कुछ सूचनाएं इकट्ठा करिए, या आते जाते बच्चे जो
रास्ते में देखते हैं उसको कह दिया जाए कि आप इनको इकट्ठा करके एक जगह लिखिए, तो देखेंगे आप कि, या फिर क्या होता है कि बच्चे कुछ समाचार पत्रों को भी पढ़ते हैं या आसपास से कुछ नई बातों को सुनते हैं बड़ों के द्वारा, तो उनको उन बातों को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जो आप सुनते हैं, जो समझते हैं, या इस विषय में जो भी आप जानते हैं उसको आप लिखिए। तो शुरुआत में तो उनकी भाषा थोड़ी टूटी फूटी सी होती है, लेकिन जब वो शुरू करते हैं लिखना तो धीरे धीरे करके यह गुण उनमें पैदा होने लगता है, वो स्वयं उस विषय में कुछ बेहतर लिखते जाते हैं। माने जैसे शुरुआत किए थे उससे थोड़ा बेहतर ही धीरे धीरे करके उनका होता जाता है। तो इसलिए हमें यह चाहिए कि बच्चों में सूचनाओं को हम इकट्ठा कराएं, विभिन्न प्रकार के जो समाचार हैं उनको इकट्ठा कराएं, या हम यह कह दें कि आप लोग सुबह से लेकर शाम तक जो भी गतिविधि किए हैं उसको शाम को या रात को 1 पेज पर 2 पेज पर जितने में आए उसको आप लिख दीजिए, कल हम विद्यालय में पुनः इसको देखेंगे। तो ऐसे अगर आप करते हैं तो बच्चे अपने रोजमर्रा की जो गतिविधियां उनकी होती हैं, दैनिक जो गतिविधियां होती हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से कॉपी में अपने लिख लेते हैं। अगले दिन जब आते हैं तो आप उनमें उनको देखिए और किस तरह से उसमें संशोधन की आवश्यकता है उस संशोधन को करिए। बच्चे को बताइए कि ये चीज ऐसे नहीं, इस तरह से लिखनी चाहिए। तो जब बच्चे ऐसे लिखते हैं धीरे धीरे करके, तो उनमें एक मौलिक लेखन की क्षमता विकसित हो जाती है, उसमें कल्पना करने की क्षमता विकसित हो जाती है। अगला है काव्य की रचना करना। बच्चे काव्य भी पढ़ते हैं। जब काव्य पढ़ते हैं तो कुछ बच्चों के मन में कुछ जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, और कहा जाता है कविता जबरदस्ती नहीं लिखी जाती है, वो पहले से ही आ जाती है उस तरह की प्रतिभा। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो काव्य को पढ़ते हैं, उससे बहुत प्रभावित होते हैं और स्वयं भी काव्य लिखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ऐसे बच्चों को कह दिया जाए कि आप भी कुछ कविताएं लिखो या कुछ तुकबंदी करो। तुकबंदी का मतलब होता है कि जिसके अंत में एक ही तरह के शब्द आते हैं या समान शब्द अक्षर आते हैं, उसे हम तुकबंदी कहते हैं। जैसे जाता है, खाता है, गाता है, तो यह जो है तुकबंदी है। तो इसके द्वारा बच्चे धीरे धीरे करके काव्य रचना शुरू कर देते हैं। और अगला है कि वर्णन करना। वर्णन का तात्पर्य है कि बच्चे अपने आसपास घटी हुई घटनाओं को बहुत अच्छी तरह से वर्णन करते हैं या व्याख्या करते हैं। तो उन्हीं वर्णनों और व्याख्यानों को बच्चों को कह दिया जाए कि आप लोग स्वयं इसको लिखो, कागज और कलम लेकर या अपनी कॉपी में जो घटनाएं घटित हो रही हैं आसपास, उस पर उनको विस्तार से वर्णन करने के लिए कहा जाए। तो बच्चे उन्हें धीरे धीरे करके मौलिक लेखन की जो क्षमता होती है वह विकसित होती है। तो इन विभिन्न तरह से हम मौलिक लेखन बच्चों में पैदा कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की विधाएं हैं जिससे हम बच्चों में मौलिक लेखन का विकास करते हैं। अगला हमारा है कि मौलिक लेखन शिक्षण की विधियां। वो तो विधाएं थी, यह विधियां हैं। मौलिक लेखन शिक्षण की 3 विधियां हैं। पहला है देखो और रचो विधि, दूसरा प्रश्नोत्तरी विधि, तीसरा उद्बोधन विधि। पहली विधि जो इसमें है वह है देखो और रचो विधि। यह विधि जो है छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। जब बच्चा कक्षा 1 से शुरुआत करता है पढ़ने के लिए, तो उस स्तर की यह विधि है। इसमें होता क्या है कि इस विधि का आविष्कार जो है सीताराम चतुर्वेदी ने किया था। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, उनकी एक किताब है भाषा की शिक्षा, उसमें उन्होंने इस विधि को
उल्लेख किया है। तो इस विधि में होता क्या है कि एक लकड़ी की पिटारी होती है और इस पिटारी को हम मोहन पिटारी भी कहते हैं। मोहन पिटारी, उसका नाम उन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय के नाम पे रखा था। तो जो पिटारी होती है उसको हम मोहन पिटारी कहते हैं। उस पिटारी में जो ढक्कन होता है उसका, उस पर एक स्लेट लगी होती है नीचे की तरफ। ढक्कन के नीचे की तरफ एक स्लेट लगी होती है और उसी में एक पुस्तक भी, माने उसमें कुछ वो होते हैं पुस्तक फंसाने के लिए, तो उसमें एक पुस्तक भी फंसी होती है। और उसमें उस जो पिटारी होती है 3 डिब्बे होते हैं उसमें। उन 3 डिब्बों में कुछ गत्ते रखे होते हैं जो लकड़ी के या आप गत्ते नहीं होते हैं दफ्ती के। तो इन गत्तों पर हिंदी के जो वर्णमाला है हमारी, उसके कुछ वर्ण लिखे होते हैं, वर्ण अक्षर उस पे अंकित होते हैं, या उसमें से हम कुछ गिनतियां भी लिखते हैं। तो इस तरह से वो गत्ते इन्हीं वर्णमाला से भरे होते हैं। माने जो हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला के जो 52 अक्षर हैं उन्हें से भरे होते हैं। तो ये तो माने उसमें क्या क्या होता है ये प्रक्रिया है। अब उस गत्ते का प्रयोग, माने उस पिटारी का प्रयोग बच्चे कैसे करते हैं, ये छोटी कक्षाओं के लिए है। तो उसमें से अध्यापक जो होता है वह एक एक बच्चे को उठाता है, वह कहता है कि आप आइए इसमें से एक गत्ते को उठाकर इस पर लगा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके वो उस जो स्लेट होती है उस पर लगाते जाते हैं। तो जब लगाने की प्रक्रिया पूरी पूर्ण हो जाती है, बार बार बच्चे उस शब्द को, माने उस अक्षर को हटाते हैं, उसको लगाते हैं, फिर उसको हटाते हैं, उसको लगाते हैं। इससे बच्चों में अक्षर पहचानने की क्षमता धीरे धीरे विकसित हो जाती है। जब अक्षर पहचानने की क्षमता विकसित हो जाती है तो फिर उन्हीं अक्षरों के माध्यम से अध्यापक जो है उनको शब्द बनाना सिखाता है। छोटे छोटे शब्द बच्चे स्वयं से बनाना सीखते हैं। और फिर जब बच्चे शब्द बनाना सीख जाते हैं तो उन्हीं शब्दों को, जो शब्द बने हुए हैं बच्चों के द्वारा, जो शब्द उस पर निकाल कर लगाए गए अक्षर, उससे जो शब्द बने, उन शब्दों को कहा जाता है कि आप अपनी कॉपी में लिखते चलो। या अध्यापक जो है वह भी ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर उन शब्दों को लिखता जाता है। फिर आगे क्या होता है, उन शब्दों को मिलाकर अध्यापक वाक्य बनाता है। माने देखो धीरे धीरे करके बच्चों को मौलिक लेखन कैसे समझाया जा रहा है, किस तरह से कराया जा रहा है, बच्चे किस तरह से करते हैं। तो फिर उनको मिलाकर वह वाक्य बनाता है और उन वाक्यों को भी वह स्वयं भी लिखता जाता है और बच्चों को भी कह देता है कि आप लोग भी लिखते चलो। तो इस तरह से धीरे धीरे करके पूरी स्लेट जो है वो भर जाती है या ब्लैक बोर्ड भर जाता है। तो धीरे धीरे बच्चे भी उस तरह से सीख जाते हैं कैसे कोई शब्द बनाया जाता है, कैसे कोई वाक्य बनाया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं शुरुआत में अगर उनको कह दिया जाएगा आप कहानी लिखो तो कहानी नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का जो हम प्रयोग करते हैं उसके क्या लाभ होते हैं कि उसमें बच्चों की जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। जो इंद्रियां होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं और सीखने की क्रिया जो है इसमें कुछ तेजी से हो जाती है। बच्चे जल्दी सीखते हैं इस विधि के द्वारा, क्योंकि जब कोई बच्चा कोई कार्य स्वयं करता है तो उसको वह बहुत अच्छी तरह से सीख जाता है। तो इस तरह से यह काम बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं या अध्यापक के सहयोग से भी कर सकते हैं। तो यह तो हुई पहली विधि, देखो और रचो विधि। जो छोटी कक्षाएं होती है, कक्षा 1 या कक्षा 2, उसमें इस विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद जब बच्चे थोड़ा और ऊपर जाते हैं, ऊंची कक्षाओं में जाते हैं, तो वहां पे प्रश्नोत्तरी विधि के द्वारा हम उनका मौलिक लेखन शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तरी विधि में क्या होता है कि इसमें
बच्चे जो है शब्द बनाना तो पहले सीख गए हैं। अब इसके बाद इनको कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों से। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का उत्तर बच्चों को स्वयं लिखने के लिए कहा जाता है। तो बच्चे जब उन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो कुछ ना कुछ वो सोचते समझते हैं, सोचते हुए ही वो लिखते हैं। तो इस विधि के द्वारा धीरे धीरे करके बच्चों में एक, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न पूछे, फिर इसके बाद उसका उत्तर बच्चों को लिखने को कह दिए, फिर दूसरा प्रश्न पूछे, तो धीरे धीरे करके उनकी कॉपी में एक विशेष प्रकार का, माने आप देखें विभिन्न विभिन्न प्रकार के विचारों से कॉपी भर जाती है। तो धीरे धीरे माने उनमें कल्पना शक्ति का विकास होता है। जब उस प्रश्न के विषय में बच्चे सोचते हैं तो धीरे धीरे उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, कल्पना शक्ति बढ़ती है, उनके विचार कुछ और भी बढ़ते हैं। तो इस तरह से उनका जो मौलिक लेखन है वह अधिक तीव्र गति से होता है। तीसरी विधि है उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि में यह होता है कि इस विधि में बच्चा स्वयं से कुछ समझना शुरू कर देता है, उसको बोध हो जाता है, वर्ण की, अक्षर की और वाक्य की, इन सारी चीजों की उसको जानकारी हो जाती है। तो जब इनकी जानकारी हो जाती है तो बच्चों को कुछ विषय दे दिए जाते हैं लिखने को। जैसे कुछ दृश्य उनको दिखाया जाए और उसका वर्णन कह दिया जाए कि आप इसका वर्णन करो अपने शब्दों में, या कुछ उनको ऐतिहासिक घटनाएं बता दी जाएं, फिर कह दिया जाए कि आप इसका अपने शब्दों में वर्णन करो, या उनको कह दिया जाए कि आप अपनी आत्मकथा स्वयं लिखो। आत्मकथा का अर्थ यह होता है कि जो अपने जीवन के विषय में जब लेखक स्वयं लिखता है, लिखने वाला स्वयं जब लिखता है अपने जीवन के विषय में, तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं। और जीवनी क्या होती है? जीवनी जो है किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में लिखा जाता है। जैसे हम किसी की जीवनी लिखें, किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के विषय में कुछ लिखें, तो उसे हम जीवनी कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हमें आत्मकथा लिखनी है तो उसे हम स्वयं लिखते हैं। जो कथा हम स्वयं लिखते हैं, अपने जीवन के विषय में जब हम स्वयं लिखते हैं तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं। और जब दूसरे के जीवन के विषय में लिखा जाता है तो उसे हम जीवनी कहते हैं। आत्मकथा और जीवनी में यही विशेष है। तो बच्चों को आत्मकथा लिखने के लिए कहा जाए, आप अपनी आत्मकथा लिखो, या उनको किसी की जीवनी पहले बता दी जाए। आत्मकथा तो बच्चे स्वयं लिख जाएंगे, उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और जीवनी जो है उसमें बताने की जरूरत पड़ती है। पहले बच्चों को कोई महापुरुष हो या कोई और हो, उनके जीवन के विषय में पूरा बता दिया जाए डिटेल से, फिर कहा जाए कि आप इनके विषय में कुछ लिखो। तो यही है उद्बोधन विधि, माने उनको पहले बोध कराया जाए, उनको पहले उस विषय की जानकारी दी जाए, फिर इसके बाद कहा जाए कि आप इसमें अब स्वयं से कुछ लिखो। तो जब इस तरह से वो लिखते हैं तो धीरे धीरे करके उनमें कल्पना शक्ति का विकास होता है, मौलिक चिंतन का विकास होता है, वो कुछ लिखते हैं। और जब लिखते हैं तो उसे हम मौलिक लेखन कहते हैं। तो इसी में जैसे मान लीजिए किसी कहीं भौगोलिक घटना का वर्णन है, कहीं पे उन बच्चों को घुमाने ले गए हैं, तो वहां पे कहते हैं कि आप लोग क्या क्या देखे हो, उन सारी चीजों को आप बहुत अच्छी तरह से आप लिख डालो। तो बच्चे भी बहुत आसानी से, क्योंकि जो उनके सामने घटित हुआ होता है उसको बहुत अच्छे से लिख लेते हैं। तो ऐसी जो बच्चों को लिखने को कहा जाता है तो उससे उनमें मौलिक लेखन विकसित होता है। तो यह इस तरह से हम बच्चों में मौलिक लेखन का विकास कर सकते हैं। ये तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की हुई। इसके बाद जो होता है कि माध्यमिक स्तर पर भी बच्चों का मौलिक लेखन कराया जाता है, या उच्च स्तर पर भी बच्चों का मौलिक लेखन होता है। तो वहां की जो विधियां होती हैं वह इससे हट के होती हैं, वो थोड़ी और दूसरी तरह की विधि होती हैं। तो हमें केवल प्राथमिक और उच्च प्राथमिक से मतलब है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 3 तरह से हम शिक्षण बच्चों का करा सकते हैं: देखो और रचो विधि, प्रश्नोत्तरी विधि और उद्बोधन विधि।
तो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे विधियां भी बदलती जाती हैं। फिर आगे है कि मौलिक लेखन कार्य करते समय ध्यान देने योग्य बातें। अगर मान लीजिए हम बच्चों का मौलिक लेखन करा रहे हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला तो यह है कि शब्दों एवं भाव का उचित स्थान एवं क्रम के अनुसार रखना। माने हमें यह ध्यान रखना चाहिए, मान लीजिए बच्चा को तो कुछ हम कह दिए लिख रहा है, अब उसकी कॉपी को हमें यह ध्यान से पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि बच्चा किस तरह से लिखा है। जो शब्द जिस स्थान पर होने चाहिए क्या उसी स्थान पे हैं, अगर नहीं है तो बच्चों को बताना चाहिए कि आपकी कॉपी में ये कमियां हैं, यह शब्द यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, इसका अर्थ यह होता है। तो अगर मान लीजिए हम शब्दों के अर्थ को तो शब्दों के स्थान को बदल देते हैं उसका भाव भी बदल जाएगा, इसलिए उनका स्थान और उनका क्रम ठीक तरह से होना चाहिए। दूसरा है कि हमें यह सावधानी बरतनी चाहिए कि बच्चे एक ही चीज को बार बार न दोहराएं। असावधानी से शब्दों को बार बार न दोहराना, माने कभी कभी क्या करते हैं बच्चे भूलवश उसी बात को 2-3 बार लिख देते हैं। आप लोग भी जब कॉपी लिखते हो परीक्षा में या कोई निबंध लिखते हो तो वहां देखा जाता है कभी कोई एक ही बात को अभी वो आप ऊपर भी लिखे हो उसी को फिर नीचे भी उसी चीज को लिख रहे हो, तो ये थोड़ी इसको ध्यान देने की बात होती है। उनको बताया जाए कि इसी तरह की गलतियां न करें। फिर अगला है कि लेखन में छोटे छोटे वाक्य को लिखना। क्योंकि बच्चों की जो शब्द भंडार हैं वह बहुत सीमित होती है, इसलिए उनको छोटे छोटे वाक्यों में ही लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अगर बहुत लंबे लंबे वाक्य लिखेंगे बच्चे तो उसका अर्थ वो स्वयं भी नहीं समझ पाएंगे, और जब अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो उसका उनमें भाव ही नहीं बनेगा या उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा जो वो लिख रहे हैं। तो इसलिए उनको यह कहा जाए कि वो छोटे छोटे वाक्य ही लिखें। मौलिक लेखन में विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग किया जाए। तो जब बच्चे मौलिक लेखन शुरू करते हैं तो उनको पहले यह बता दिया जाए कि हमारे विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। विराम चिन्हों के विषय में बच्चों को अच्छी तरह से बताया जाए कि कहाँ पे पूर्ण विराम लगता है, कहाँ पे अर्ध विराम लगता है, कहाँ अल्प विराम लगता है, या कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, कहाँ विस्मय बोधक चिन्ह लगाएंगे। जो भी विभिन्न प्रकार के हमारे चिन्ह हैं उनका प्रयोग हम कहाँ कैसे करेंगे इसका पहले हम बच्चों को बता दें। नहीं तो क्या होता है कि बच्चों में इतनी समझ नहीं होती, अगर मान लीजिए इन विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग नहीं करेंगे जो लिख रहे हैं उसका भाव बदल जाएगा। जैसे बच्चे तो नासमझ होते हैं, वो अगर उनको इन विराम चिन्हों के विषय में न पता हो तो उनको एक वाक्य लिखना हो कि मारो मत जाने दो, जैसे आप लोग बार बार पढ़ते हो मारो मत जाने दो, या दादाजी अजमेर गए। तो इस तरह के जो शब्द होते वाक्य हैं इसमें विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। अगर जैसे हम पहला जो वाक्य कहे थे कि मारो मत जाने दो, अब अगर हम विराम चिन्ह मारो मत अल्प विराम यहां लगा दिए फिर जाने दो तो इसका अर्थ दूसरा हो जाएगा, मारो मत जाने दो, इसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। तो विराम चिन्हों के लगने से भी वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं, इसलिए बच्चों को अच्छी तरह से बताया जाए कि कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगाना चाहिए। जैसे दादाजी अजमेर गए, दादाजी आज मर गए, दोनों बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। तो वो विराम चिन्ह का ही असर होता है। मान लो अजमेर को आज अलग अलग लिख दिया बच्चा, मर गए अलग लिख दिया तो उसका भाव बदल जाता है। तो विराम चिन्हों को उनको पहले अच्छी तरह से बताया जाए। अगला है कि भाषा में बोलचाल के शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग हो जिससे भाषा में सरलता और माधुर्य आ सके। बच्चों की जो भाषा होती है उसमें बोलचाल के शब्दों का ही बहुत, उनमें जटिल शब्दों का प्रयोग ना करें। उनको इसलिए हम ना प्रोत्साहित करें नहीं नहीं ये तो शब्द नहीं, थोड़ा और
जटिल शब्दों का आप प्रयोग करो, बल्कि उनको सिंपल साधारण भाषा में ही, जो बोलचाल की उनकी भाषा है उसी में लिखने दीजिए, क्योंकि शुरुआत है उनकी। जैसे जैसे धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेंगे तो अपने आप भाषा में वो सुधार करते चलेंगे। और जो भाषा में बोलचाल की जो हमारी भाषा होगी तो उसमें लिखेंगे तो भाषा के एक माधुर्य जो होता है, जो मधुरता होती है या उसकी जो सरलता होती है वह भी बनी रहेगी। मौलिक लेखन में इस बात का ध्यान रखा जाए कि विषय से ध्यान को न भटकाया जाए। कहने का मतलब यह है कि जो उनको विषय दिया गया है, जैसे मान लीजिए एक विषय हम उनको दे दिए कि दृश्यों का वर्णन करना, तो उस विषय पर ही वो केंद्रित रहें, विषय से हटे न। या उनको दिया कुछ गया है, माने लिखने को दृश्यों का वर्णन करना कहा गया है, कुछ दृश्य दिखाकर उसका वर्णन की बात कही गई है और लिख कुछ रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा क्या लिख रहा है, उसको कौन सा टॉपिक दिया गया, प्रकरण क्या है उसका। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो हम अपने बच्चों का मौलिक लेखन जो है वो बहुत अच्छी तरह से विकसित कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। अब आप लोग अगर मान लो इस मौखिक